अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बीके सिंह इंग्लिश क्लासेस के आज के इस बेहद ही खूबसूरत ट्यूटोरियल में। डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन सीरीज की ये थर्ड क्लास है हमारी और आज की क्लास में हम सभी इंग्लिश के कुछ ऐसे कंसेप्ट्स को देखेंगे जिनकी चर्चा किताबों में बहुत कम ही मिलती है। यानी बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद ये कंसेप्ट्स आपके लिए मैं लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होंगे। तो बेसिकली आज की ये क्लास डेडिकेट की जाएगी इंग्लिश के बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। अब इंग्लिश को ही ले ले तो ENGLISH का अपना एक खास अर्थ होता है। जैसे E का अर्थ होता है इंग्लैंड, N का मतलब होता है नेटिव, G का मतलब होता है जनरल, L का मतलब होता है लैंग्वेज, I से इरिस, S से स्कोटा और H से हेल्स। यानी इंग्लिश का ये फुल फॉर्म है। बेवजह इसकी मीनिंग ENGLISH नहीं रखी गई थी। एक व्यापक अर्थ है इसका। अब आप हिंदी समझें अगर इसका, तो इंग्लैंड तो एक देश का नाम है। नेटिव का मतलब होता है मातृ और जनरल मीन्स सामान्य या साधारण, लैंग्वेज मीन्स भाषा। इरिस, स्कोटा और हेल्स ये इंग्लैंड की कुछ प्रजातियों का नाम है। इरिस, स्कोटा और हेल्स। तो इरिस, स्कोटा और हेल्स जाति के बीच, इन प्रजातियों के बीच सामान्य तौर पर जिस मातृभाषा का प्रयोग किया जाता था उसे ही इंग्लिश कहते हैं। यानी इंग्लैंड में इरिस, स्कोटा और हेल्स प्रजातियों ने जिस सामान्य मातृभाषा का प्रयोग किया जो आगे चलकर बहुत बड़ी भाषा के रूप में सामने आई, उसे ही इंग्लिश कहते हैं। और इंग्लिश के बारे में एडवांस में अब हम जानने की कोशिश करें, इसके रूट तक अगर पहुंचे हम, तो इंग्लिश इज द मेंबर ऑफ इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। यानी इंग्लिश सदस्य है इंडो यूरोपियन फैमिली की भाषाओं का। यानी एक यूरोपीय भाषा परिवार है। यूरोपीय भाषा परिवार है जिनमें कुछ ऐसी भाषाएं आती हैं जिनका प्रयोग सर्वप्रथम दुनिया ने करना शुरू किया और जिनसे ही रूपांतरित होकर दुनिया की दूसरी भाषाएं बनी। आज आप किसी भी भाषा की जड़ों को खोजते चलेंगे अगर कि इस भाषा का निर्माण किस भाषा से हुआ, फिर उसका निर्माण किस भाषा से हुआ, तो अंत में आप 5 भाषाओं के पास, किसी एक के पास पहुंच जाएंगे। तो उन्हीं 5 भाषाओं ने दुनिया की सारी भाषाओं का निर्माण किया। उन्हीं को इंडो यूरोपियन फैमिली में रखा जाता है। और इनके बारे में देखेंगे तो इंडो यूरोपियन फैमिली यूरोपीय भाषा परिवार में जर्मेनिक, लैटिन, ग्रीक, बाल्टो-स्लेविक और पर्शियन, ये 5 भाषाएं आती हैं। इनसे ही दुनिया की सारी भाषाएं बनी हैं। ये दुनिया की सबसे पुरानी 5 भाषाएं हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि इंडो यूरोपियन फैमिली, इंडो यूरोपियन इज अ फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस। यानी यूरोपीय
ये भाषाओं का एक परिवार है। दैट फर्स्ट स्प्रेड, जो पहली बार फैला थ्रू आउट यूरोप एंड मेनी पार्ट्स ऑफ साउथ एशिया, जो सबसे पहले फैला पूरे यूरोप में और एशिया के यानी दक्षिण एशिया के बहुत सारे हिस्सों में फैला था। एंड लेटर, और बाद में ये एवरी कॉर्नर ऑफ ग्लोब, विश्व के सभी कोने में पहुंच गया एज अ रिजल्ट ऑफ कोलोनाइजेशन, उपनिवेशीकरण के परिणाम स्वरूप। मजबूत देशों ने अपने से कमजोर देशों पर शासन किया और वहाँ इन्हीं भाषाओं को वो छोड़ते चले गए। तो इंडो यूरोपियन फैमिली भाषाओं का एक परिवार है जो सबसे पहले यूरोप में और साउथ एशिया में फैला और फिर जैसे जैसे उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया चलती गई ये दुनिया के हर कोने में पहुंच गया। तो ये इंडो यूरोपियन फैमिली है। जो आपने यहाँ पढ़ा था कि इंग्लिश भी इंडो यूरोपियन फैमिली का ही सदस्य है। कैसे? तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश की शुरुआत हुई थी सेकेंड सेंचुरी में। सेकेंड सेंचुरी में इसकी शुरुआत हुई थी जर्मनी से। तो जर्मनी के रास्ते इंग्लिश इस इंडो यूरोपियन फैमिली का सदस्य बना। जर्मैनिक लैंग्वेज है। इंग्लिश की शुरुआत वेस्ट जर्मनी से हुई थी। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस। इंग्लिश किसी एक भाषा का नाम नहीं है। इस भाषा में बहुत सारी भाषाओं के शब्द मिले हुए हैं। ये दरअसल भाषाओं का मिश्रण है। आप ये जो देख रहे हैं जर्मैनिक, लैटिन, ग्रीक, बाल्टोस्लैविक, पर्शियन, जिन्हें आप इंडो यूरोपियन फैमिली कहते हैं, इन पांचों भाषाओं के शब्द इंग्लिश में मिले हुए हैं। ये किसी एक भाषा का नाम नहीं है। आप साइंस पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि कहीं कहीं लिखा जाता है कि जैसे साइंस शब्द की उत्पत्ति सिंटिया शब्द से हुई है, ये ग्रीक के इस शब्द से आया है, या फिर ये लैटिन के इस शब्द से आया है। मतलब ये है कि इंग्लिश का वो अपना शब्द नहीं है, वो ग्रीक भाषा का शब्द था जिसे बदलकर इंग्लिश का शब्द बना दिया गया। वो लैटिन भाषा का शब्द था जिसे बदलकर इंग्लिश का शब्द बना दिया गया। इंग्लिश के पास अपनी डिक्शनरी ग्रीक, लैटिन और दूसरी दुनिया के जो शब्द हैं उनसे बनाई गई है। इंग्लिश इज अ वेस्ट जर्मैनिक लैंग्वेज। इंग्लिश एक पश्चिमी जर्मन भाषा है। इट इज द मोस्ट वाइडली स्पोकन लैंग्वेज ऑन अर्थ, और ये सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा बोले जाने वाली भाषा है धरती पर। अबाउट 375 मिलियन पीपल हैव इंग्लिश एज देयर मदर टंग, while about 750 million speak English as a second language। यानी लोग 375 मिलियन लोग इंग्लिश को अपनी मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं और लगभग 750 मिलियन लोग इंग्लिश को ऑफिशियल भाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। अदर्स एस्टिमेट द इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन एट वेल ओवर 2 बिलियन, यानी लगभग 2 बिलियन लोग इंग्लिश का प्रयोग या तो अपनी मातृभाषा के रूप में करते हैं या अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में करते हैं या फिर वो फॉरेन लैंग्वेज के रूप में करते हैं। इंग्लिश का प्रयोग 3 रूपों में होता है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकेंड लैंग्वेज और फॉरेन लैंग्वेज। यानी पहली तो हो गई मातृभाषा, दूसरी हो गई ऑफिशियल लैंग्वेज, जैसे इंडिया में है। आपका आधार कार्ड आप देखेंगे तो पहले उस पर हिंदी में आपका नाम है,
फिर इंग्लिश में आपका नाम है। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हिंदी है और सेकेंड लैंग्वेज आपकी इंग्लिश है। सर्टिफिकेट्स में भी ऐसा होता है। तो इंडिया में इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है और चाइना वगैरह देशों में ये फॉरेन लैंग्वेज के रूप में इस्तेमाल की जाती है। इंग्लिश के 3 पीरियड हैं। ओल्ड इंग्लिश, ये 449 ईस्वी से 1066 ईस्वी तक मानी जाती है। ये ओल्ड इंग्लिश का समय है, यानी 449 से 1066 तक ओल्ड इंग्लिश था। 449 में इंग्लिश अपने अस्तित्व के रूप में आया। 449 में एक भाषा के रूप में इंग्लिश आई। 10 से 66 तक ये केवल ओरल लैंग्वेज बन के रही, मौखिक भाषा। और फिर 1150 से 1500 तक इंग्लिश का मिडिल एज आया, मिडिल इंग्लिश। इसमें ये ओरल भाषा के साथ साथ लिटरल लैंग्वेज बन के आई, यानी मौखिक और लिखित दोनों रूप इंग्लिश के मिडिल इंग्लिश के समय में आए। और फिर कोलोनाइजेशन से, एक देशों के ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण से, भूमंडलीकरण से, इंग्लैंड की परिधि से निकलकर इंग्लिश दुनिया भर के सारे देशों में फैलने लगी, तो उसका मॉडर्न एज आया, वो मॉडर्न इंग्लिश बनी। और इस एज में दुनिया के अलग अलग देशों ने, अलग अलग महादेशों ने इंग्लिश का एक अलग रूप तैयार किया। जैसे अमेरिका ने इंग्लिश का एक नया फॉर्म तैयार किया जिसे अमेरिकन इंग्लिश कहते हैं, कोरियन इंग्लिश, ऐसे करके इंग्लिश के कई रूप सामने आए। इंग्लिश में 3 एज बड़े प्रमुख हैं। शेक्सपियरियन एज, विलियम शेक्सपियर और उसके कार्यों का प्रभाव वाला समय, एलिजाबेथन एज और जैकोबियन एज। ये 3 एज इंग्लिश के बहुत महत्वपूर्ण एज हैं। इन्हीं तीनों एजों ने इंग्लिश को पोएम्स, नोवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज, एसेज इत्यादि में लोगों की दिलचस्पी बढ़ाई। इंग्लिश में पोएम लिखना, इंग्लिश में आर्टिकल्स लिखना, शॉर्ट स्टोरीज लिखना, नोवेल लिखना, इन सब की शुरुआत शेक्सपियरियन एज, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज में जोरों शोरों से हुई। तो इंग्लिश साहित्य में इन तीनों एज की बहुत बड़ी भूमिका है। और इंग्लिश को प्रयोग करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, L1 के रूप में यानी मदर लैंग्वेज के रूप में, L2 के रूप में यानी सेकेंड लैंग्वेज के रूप में, और FL के रूप में यानी फॉरेन लैंग्वेज के रूप में। इन तीनों में से दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है जो इन तीनों में किसी एक का प्रयोग नहीं करता हो। इंग्लिश दुनिया के सभी हिस्सों में आज है। अब या तो वो मदर लैंग्वेज के रूप में है, या वो सेकेंड लैंग्वेज के रूप में है, या फिर वो फॉरेन लैंग्वेज के रूप में है, लेकिन है। अब टाइप्स ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश के कुछ विशेष प्रकार हैं। जैसे कि कुछ ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो सबसे फेमस हैं मैं उनकी चर्चा कर रहा हूं। यूके इंग्लिश, यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, जिसे हम ब्रिटिश इंग्लिश के नाम से जानते हैं। यूएस इंग्लिश यानी अमेरिकन इंग्लिश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इंग्लिश। आप अपनी मोबाइल में या कंप्यूटर में जब कभी कभी भाषा की सेटिंग करते होंगे, लैंग्वेज की सेटिंग करते होंगे, तो 2 तरह की इंग्लिश उसमें दिखती है। इंग्लिश ब्रैकेट में लिखा होता है यूके, यूनाइटेड किंगडम, और इंग्लिश ब्रैकेट में होता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये 2 तरह की इंग्लिश का प्रयोग होता है। और माय डियर स्टूडेंट्स, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी
इंटरनेट, गूगल, ये सब अमेरिकन इंग्लिश को फॉलो करते हैं। फिर है कनेडियन इंग्लिश और इंटरनेशनल इंग्लिश। आप जब बड़े बड़े शहरों में जाएंगे, इंडिया के ही बड़े शहरों में, तो वहाँ एक वोकेशनल कोर्स कराया जाता है IELTS का। आप दिल्ली वगैरह जाएंगे तो वहाँ इसके तमाम बैनर और होर्डिंग आप लगे हुए देखेंगे। टीचर लोगों ने IELTS की होर्डिंग लगाई है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टर्मिनेट सिस्टम। तो इसमें इंटरनेशनल बेस पर दुनिया के किसी भी देश में जाने पर आप इंग्लिश को कैसे यूज करेंगे, कैसे आप दुनिया के सारे देशों के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, उसके लिए ये कोर्स कराया जाता है। जिन लोगों को विदेश जाना होता है वो इस कोर्स को करके जाते हैं। तो ये इंग्लिश के खास 4 प्रकार थे। अब इंग्लिश के कुछ तथ्य के बारे में जानते हैं, कुछ बेसिक चीज़ें जाने हम। इंग्लिश शब्द की उत्पत्ति एंगल्स शब्द से हुई थी। पहले इसका नाम था एंगल्स, बाद में ये बनी इंग्लिक, और इंग्लिक से बाद में बनी ये इंग्लिश। एंगल्स शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी। इंग्लिश के पिता जियोफ्री चौसर को कहा जाता है। द फादर ऑफ इंग्लिश जियोफ्री चौसर को कहा जाता है। इंग्लिश को रोमन लिपि में लिखा जाता है। जैसे हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखते हैं, वैसे इंग्लिश को रोमन लिपि में लिखा जाता है। अप्रॉक्सीमेटली 1 न्यू वर्ड इज एडेड टू द इंग्लिश लैंग्वेज इन एवरी 2 आवर्स। यानी इंग्लिश की डिक्शनरी में शब्द आज भी जुड़ रहे हैं। लगभग हर 2 घंटे में दुनिया के किसी न किसी देश में इंग्लिश के एक नए शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। हर 2 घंटे में इंग्लिश का एक नया शब्द इसकी डिक्शनरी में जोड़ दिया जाता है। आप सोचिए कि अगर आप डिक्शनरी रटने का प्रयास कर रहे हैं तो आप कितने पीछे छूट सकते हैं। हर 2 घंटे में इंग्लिश का एक नया शब्द आ जाता है। तो इंग्लिश के इन शब्दों को अपडेट रखने के लिए आपको इंग्लिश न्यूज़ पेपर्स पढ़ने चाहिए। उसके जो एडिटोरियल्स होते हैं, जब आप उन्हें पढ़ेंगे तो नए नए शब्दों से आप अवगत होंगे, आपको नए नए शब्द सीखने को मिलेंगे। इसलिए आप इंग्लिश के एडिटोरियल्स जरूर पढ़िए। अबाउट 4000 वर्ड्स आर एडेड टू द डिक्शनरी ईच ईयर। हर साल में लगभग 4000 नए इंग्लिश के शब्द इसकी डिक्शनरी में जोड़ दिए जाते हैं। और जोड़ने का फंक्शन क्या है? तो एक रूल है कि अगर कोई शब्द 11 लाख लोगों के द्वारा 3 साल तक लगातार यूज में लाया गया तो इंग्लिश उसे वर्ड मानकर डिक्शनरी में जोड़ देती है, चाहे वो गलत हो या सही हो। क्या शर्त है? कि 11 लाख लोग होने चाहिए, 3 साल का लगातार समय होना चाहिए। जैसे ओके, ओके शुरू में लोगों ने लिखा ऑल करेक्ट, तो ऑल के लिए मीनिंग ALL और करेक्ट के लिए CORRECT, ऑल करेक्ट, सब ठीक है। ऑल करेक्ट को लोगों ने शॉर्ट किया और गलती से ALL की जगह पर उन्होंने OLL और CORRECT की जगह पे KORRECT के लोगों ने यूज किया और फिर ऑल का O और करेक्ट का K जोड़ दिया तो बन गया ओके। ओके हालांकि ग्रामर के अनुसार, उत्पत्ति के अनुसार गलत था, लेकिन 11 लाख लोग, 3 साल लगातार प्रयोग, इंग्लिश की मीनिंग बन गई वो। ये है इंग्लिश में शब्दों को जोड़ने का प्रोसेस। अब यहाँ एक शब्द है जिसका उच्चारण मेरे साथ आप देखिएगा ध्यान से। P साइलेंट है इसमें, न्यूमोनो, उसके बाद है अल्ट्रा,
फिर है माइक्रो, फिर है एस्कोपिक, फिर है सिलिको, उसके बाद है वोल्केनो और फिर है कॉन्सियोसिस। निमोनो, अल्ट्रा, माइक्रो, स्कोपिक, सिलिको, वोल्केनो, कॉन्सियोसिस। ये इंग्लिश का सबसे बड़ा शब्द है। 45 वर्ड का ये शब्द है, सबसे बड़ा शब्द इंग्लिश का। धूल और धुएं से होने वाली फेफड़े की बीमारी को रिप्रेजेंट किया जाता है इससे। निमोनो, अल्ट्रा, माइक्रो, सिलिको, माइक्रोस्कोपिक, सिलिको, वोल्केनो, कॉन्सियोसिस। निमोनो, अल्ट्रा, माइक्रोस्कोपिक, सिलिको, वोल्केनो, कॉन्सियोसिस। 45 अक्षरों का ये सबसे बड़ा शब्द है। सॉरी, 45 लेटर्स होना चाहिए था यहाँ। द फर्स्ट इंग्लिश डिक्शनरी वॉज रिटन इन 1755 बाई सैमुअल जॉनसन। इंग्लिश की जो पहली डिक्शनरी थी उसे 1755 में सैमुअल जॉनसन ने लिखा था। और इंग्लिश का पहला ग्रामर विलियम ब्लॉकर ने 1586 में लिखा था, 1586 में। इंग्लिश की पहली डिक्शनरी 1755 में आई, सैमुअल जॉनसन ने लिखा इसे। और इंग्लिश का पहला ग्रामर विलियम ब्लॉकर ने लिखा 1586 में। इस ग्रामर का नाम था द ब्रीफ ग्रामर ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश वर्ड्स आर डिराइव्ड या अडॉप्टेड फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड। यानी इंग्लिश के शब्द लिए गए हैं अलग अलग भाषाओं से, दुनिया की अलग अलग भाषाओं से। देयरफॉर, इसीलिए इट इज़ कॉल्ड मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेस, इसीलिए इसे भाषाओं का मिश्रण कहते हैं। इंग्लिश के शब्द दुनिया के अलग अलग भाषाओं से लिए गए हैं, इसलिए इन्हें भाषाओं का मिश्रण कहा जाता है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट इज टेकन फ्रॉम लैटिन। इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट है ABCDEF, उसे लैटिन से लिया गया था। फर्स्ट टाइम 24 लेटर्स वर पब्लिश्ड इन 1001 बाई मॉन्क नेम्ड बाइथ्रेरियो। सबसे पहली बार इंग्लिश के 24 अक्षर ही थे। 1001 ईस्वी में एक मॉन्क था, एक मठ का रहने वाला व्यक्ति था इंग्लिश में, बाइथेरियो। इस व्यक्ति ने इंग्लिश के एक साथ 24 अक्षरों को पब्लिश किया था 1001 ईस्वी में। 1001 ईस्वी में इंग्लिश के 24 अक्षर लैटिन की भाषा से कॉपी करके बनाए गए थे। तो देखिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपको दे रहा हूं आज। द रिच्युअल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ टोरियो वाज द फर्स्ट प्रिंटेड बुक ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज बाय विलियम कैक्सटन। ये इंग्लिश की पहली छपी छपाई किताब का नाम है। विलियम कैक्सटन ने इसे लिखा था। और बियोल्फ इज कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट हेरोइक एपिक पोयम इन इंग्लिश लिटरेचर रिटेन ड्यूरिंग द एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंग्लो सैक्सन पीरियड कहते हैं ओल्ड इंग्लिश के समय को। 449 से 1066 तक का जो समय है वो ओल्ड इंग्लिश का समय है। और ओल्ड इंग्लिश के समय में ही इंग्लिश की पहली पोयम बियोल्फ लिखी गई थी, जो एक एपिक पोयम थी, मतलब एक महाकाव्य का पोयम था। ये धार्मिक पोयम था। बियोल्फ पहली पोयम मानी जाती है। इंग्लिश की पहली पोयम बियोल्फ थी। और ले मॉर्ड अर्थर, जिसके राइटर थे थॉमस मैलोरी, जिसका पब्लिकेशन 1485 में हुआ, ये इंग्लिश का पहला नोवेल था, इंग्लिश का पहला उपन्यास था। ले मॉर्ड अर्थर
थॉमस मैलोरी का लिखा हुआ इंग्लिश का पहला नोवेल था, जिसका प्रकाशन 1485 में हुआ था। तो इंग्लिश की पहली बुक द रिच्युअल ऑफ द हिस्ट्री ऑफ टोरियो, पहली पोयम बियोल्फ और पहला नोवेल लेमॉर्ड अर्थर। ये हमारे जियोफ्री चौसर थे, जिन्हें इंग्लिश का फादर कहा जाता है। 1343 में इनका जन्म हुआ था, 1400 में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनको संज्ञा दी गई है इंग्लिश के पिता की। ये एक इंग्लिश पोएट थे और एक लेखक थे। वाइडली कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट ऑफ मिडिल एज, और मिडिल एज के सबसे महान कवि माने जाते हैं ये। उनकी एक फेमस रचना है कैंटरब्यूरी टेल्स, एग्जाम में पूछता भी है। यही इनकी रचना थी और फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इनको माना जाता है। द मोस्ट कॉमन लेटर इन इंग्लिश इज ई। सबसे ज़्यादा इंग्लिश में ई लेटर का प्रयोग किया जाता है, सबसे ज़्यादा प्रयोग ई का होता है। द मोस्ट कॉमन वोवेल इन इंग्लिश इज ई, और 5 वोवेल हैं जिनमें सबसे ज़्यादा ई वोवेल को यूज किया जाता है, जिसके साथ प्रायः ए देखा जाता है। द मोस्ट कॉमन कॉन्सोनेंट इन इंग्लिश इज आर, जिसे फॉलो टी करता है। यानी बहुत सारे ऐसे शब्द मिलेंगे आपको जो टी और आर के संयुक्त से बने होंगे। तो सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला कॉन्सोनेंट आर है, सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला वोवेल ई है, और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा मीनिंग शुरू होते हैं एस से। सबसे ज़्यादा शब्दों की शुरुआत एस से होती है। डिक्शनरी में भी आप देखेंगे तो अन्य अक्षरों के मुकाबले एस लेटर वाली मीनिंग सबसे ज़्यादा दी जाती है। आपने इंग्लिश के, आपको 12th क्लास में जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश की किताब है उसमें 3 एज बताई गई है, ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। लेकिन सच्चाई है इंग्लिश के 10 एज होते हैं। कौन कौन से एज हैं वो? तो ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, उसके बाद है द रेनेसां, द न्यू क्लासिकल पीरियड, द रोमांटिक पीरियड, द विक्टोरियन पीरियड, द एडवर्डियन पीरियड, द जॉर्जियन पीरियड, द मॉडर्न पीरियड एंड द पोस्ट मॉडर्न पीरियड। अभी हम लोग पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हैं। 1945 के बाद मॉडर्न इंग्लिश की सेकेंड मॉडर्न इंग्लिश शाखा शुरू हो गई, पोस्ट मॉडर्न इंग्लिश की। इंग्लिश में इतने एज हैं। मैं जैसे जैसे आपको पोयम पढ़ाऊंगा तो पोयम में उस राइटर का किस एज से रिलेशन था उसे समझाते हुए आपको बताते चलूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट 12th क्लास के लिए विलियम शेक्सपियर, जो कि इंग्लिश में एक बहुत बड़ा नाम है। विलियम शेक्सपियर की कुछ फेमस रचनाओं का नाम है यहाँ, जिनमें से 2 जरूर आपके एग्जाम में पूछेगा। मेजर फॉर मेजर, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ओथेलो विलियम शेक्सपियर की बुक है। किंग लियर भी विलियम शेक्सपियर का ही है। ए मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये भी विलियम शेक्सपियर ने लिखा था। रोमियो एंड जूलियट विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ बहुत ही अच्छा प्ले था, ये नाटक था। द कॉमेडी ऑफ इरर्स, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, हैमलेट, मैकबेथ, जूलियस सीजर, 12th नाइट और एज यू लाइक इट। इन बुक्स का नाम जरूर आप याद कीजिएगा, जिनके रचनाकार विलियम शेक्सपियर हैं। एग्जाम में ये जरूर आपसे पूछे जाएंगे। और इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन ख़त्म होता है इंग्लिश का। नेक्स्ट क्लास इंग्लिश ग्रामर की क्लास होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ग्रामर की क्लास को कंटिन्यू करेंगे हम सभी।